भारतीय बैंकिंग व्यवस्थाओं के संबंध में पिछले अध्यायों में हमने काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया। उसके पहले हमने उत्पादन और उससे संबंधित क्रियाओं, मांग और पूर्ति, इस पर आधारित बहुत सी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। कुल मिलाकर अगर हम इसका एक सार निकालना चाहें तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये सभी क्रियाएं कहीं ना कहीं मुद्रा यानी कि धन से संबंधित होती हैं, और ये जो मुद्रा है यही एक समय में बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति को प्रभावित करती रहती है। हमने मांग और पूर्ति के बारे में भी पिछले अध्यायों में काफ़ी कुछ पढ़ा। बात करें अगर हम समग्र मांग की, अगर हम मांग को एक वृहद रूप में उसका अध्ययन करना चाहें तो हम आते हैं समग्र मांग पर। तो आज का हमारा अध्याय है समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं उससे संबंधित अन्य धारणाएं। समग्र मांग का अध्ययन अगर हम एक इसके मीनिंग के आधार पर देखें तो हम देखते हैं कि वास्तव में जब हम समग्र के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मांग से संबंधित हो या पूर्ति से संबंधित, हम समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। जब हमने व्यष्टि और समष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में जाना तो हमने देखा था कि किस प्रकार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक तत्व की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, इस तरह से। लेकिन जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वहां पर हम पूरे एक समग्र या एक पूरे समूह को लेकर अध्ययन करते हैं। तो बात करें अगर हम समग्र मांग या समग्र पूर्ति की, तो ये समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और पूरा का पूरा ये जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति का ये जो सिद्धांत है, ये किसी देश की आय और उस देश में उत्पन्न होने वाली मांग, रोजगार की स्थिति, इस तरह के तत्वों से संबंध रखता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा नियम है ये रोजगार के सिद्धांतों पर आधारित है, और रोजगार के इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, या ये कहा जाए कि किस तरह का सिद्धांत है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का परंपरावादी सिद्धांत है। अब परंपरावादी जो सिद्धांत है उसमें कीन्स ने उसके संबंध में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें इन्होंने इस परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की और इन्होंने अपना कुछ सिद्धांत समग्र मांग या समग्र पूर्ति के संबंध में स्थापित किया। यहाँ हम देखते हैं कि वास्तव में रोजगार और आय दोनों ही एक ऐसी स्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावपूर्ण मांग से प्रभावित होती हैं। और अगर हम बात करें परंपरावादी सिद्धांत की, तो पूरी तरीके से कीन्स ने इसकी आलोचना करके ये जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया उसको नकार दिया है और अपने एक सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया है। आगे हम देखेंगे कि क्या है कीन्स का समग्र मांग और समग्र पूर्ति से संबंधित या रोजगार आधारित सिद्धांत। रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है, अगर उस पर हम एक नज़र डालें बिंदुवार, तो एक तो हम देखते हैं कि रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्णता जो है स्वतः रोजगार की स्थिति पाई जाती है। ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बोल दी कि ये जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है इसके लिए सरकार कोई विशेष प्रयास नहीं करती, कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था खुद से अपने आप को इस तरह से समायोजित, इस तरह से एडजस्ट करती है कि वहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब इसी में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में ये भी इन्होंने परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया है, ये भी माना है कि इसमें जो साधन और वस्तु की कीमतें हैं वो लोचशील होती हैं, लोचशील उनको होना चाहिए। साधन वस्तु की बात जब हम बात करते हैं तो इसमें उत्पादन के सभी वो साधन शामिल होते हैं जिसके बारे में हमने पूर्व में पढ़ा, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। और ये माना गया है कि इनमें लोचशीलता होनी चाहिए, यानी कि परिस्थिति के अनुसार इनकी मात्राओं को कम या ज़्यादा किया जा सके। तो ये तो बात कही इन्होंने परंपरावादी सिद्धांत के बारे में। अब अगर हम एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.बी. सेक की अवधारणा क्या थी, उन्होंने क्या सोचा, इसको जानना चाहे। ये इनका कहना कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है,
इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। इन्होंने कहा कि पूर्ति जो है, सप्लाई जो है, जब हो जाती है, किसी वस्तु का उत्पादन जब हो जाता है तो वो खुद अपने लिए मार्केट ढूंढ लेती है, खुद अपनी मांग को उत्पन्न कर लेती है, खुद वो पूरा का पूरा उत्पादन खपाया जा सकता है। वैसे ही अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में अति उत्पादन और न्यून उत्पादन दोनों ही स्थितियां दिखाई देती है, और इन्होंने ये भी मान लिया है कि सारा का सारा उत्पादन जो होता है वो खप जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। अति उत्पादन या न्यून उत्पादन दोनों ही स्थितियों में जितना भी उत्पादन हुआ रहता है उसका उपभोग कर लिया जाता है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसकी जब विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की तो किन किन बिंदुओं को उन्होंने आधार माना। तो सबसे पहली बात तो पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो अव्यवहारिक मानी गई, क्योंकि सीधी सी बात है, एक सिरे से इसको नकारा जा सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, सभी के पास पर्याप्त मात्रा में रोजगार हो, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हम आय और मांग से देखते हैं। और हम इसमें ये मान लिया गया है कि मांग जो है या वस्तु का उत्पादन जो है वो पूरा का पूरा खप जाता है, यानी कि उसकी मांग है बाजार में। मांग इसलिए है क्योंकि लोगों के पास आय है, वो खरीदने के लिए सक्षम है, और आय इसलिए है क्योंकि उनके पास रोजगार है, और सभी के पास रोजगार है। तो ये मान लेना कहीं ना कहीं अव्यवहारिक सा लगता है। दूसरी आलोचना कही गई है कि अति उत्पादन संभव है। अगर बात करें अति उत्पादन या न्यून उत्पादन की, जिसके बारे में कहा गया कि अर्थव्यवस्था में वो संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार अतिरिक्त साधन जो उत्पादन के होते हैं उनका प्रयोग कर लेने से या अच्छी तकनीक का प्रयोग कर लेने से अति उत्पादन की स्थिति भी बनती है, और कई बार इन साधनों का सही उपयोग न कर पाने से न्यून उत्पादन की स्थिति भी बन सकती है। तो कभी भी अति उत्पादन नहीं होगा, जितनी मांग है उतना ही उत्पादन होगा, या कभी भी न्यून उत्पादन नहीं होगा, मांग के अनुरूप जितनी सप्लाई है उतनी कर दी जाएगी। ये कहना कहीं ना कहीं अव्यवहारिक लगता है। अगली आलोचना अगर हम देखें तो ये कहता है कि मजदूरी में कटौती से पूर्ण रोजगार स्थापित नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति बनती है जबकि लोगों की क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अगर हम ये कहें कि मजदूरी जो दी गई है उसमें कटौती करके पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित कर ली जाए, उससे जो अतिरिक्त राशि है उससे और अधिक जो मजदूर है उनको अगर रोजगार दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात भी अव्यवहारिक सी लगती है। बल्कि इसका सीधा संबंध क्रय शक्ति से हम कर सकते हैं कि अगर हम मजदूरी में कटौती कर देंगे तो जिनको वो मजदूरी दी जा रही थी उनकी क्रय शक्ति यानी कि वस्तुओं को खरीदने की शक्ति कम हो जाएगी पहले से। वैसी एक आलोचना ये भी की जा सकती है कि मुद्रा की मांग केवल विनिमय के लिए ही नहीं की जाती। हम ये सोचते हैं कि मुद्रा इसलिए जरूरी है ताकि लोग उससे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सकें या आवश्यकता की सेवाओं को प्राप्त कर सकें, लेकिन कई बार मुद्रा की मांग ये जो विनिमय की क्रियाएं हैं इनसे अलग हटकर सट्टेबाजी या अन्य अनैतिक कार्यों के लिए भी की जाती है। बिल्कुल ये जो सिद्धांत है इसे हम कहते हैं कि दूरदर्शिता पर आधारित है ना। काफ़ी दूर की सोच है कि ऐसे कैसे हम मान लें कि केवल जो भी आय लोगों के पास आई वो सारी की सारी उपभोग पर व्यय हो गई। उसने अपने आय का एक थोड़ा बहुत हिस्सा अन्य कई कार्यों में भी खर्च किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी एक आलोचना हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। अल्पकालीन समस्याओं को हल कर पाने में कहीं ना कहीं ये असंभव होता है। बहुत दूर की सोचता है कि रोजगार अगर रहेगा तो आय बढ़ेगी, आय रहेगी तो लोग मांग करेंगे वस्तुओं की, अगर मांग करेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस तरह के मतलब काफ़ी लंबे प्रोसेस को ये साथ में लेकर चलता है। तो दीर्घकालीन समस्याओं को तो सुलझा लेता है, लेकिन जहाँ अल्पकालीन समस्याओं की बात आती है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सिद्धांत फेल हो जाता है। अब बात करें हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत की। कीन्स जिन्होंने रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत था उसको तो उन्होंने सिरे से नकार दिया और उसकी कटु आलोचना की। इन्होंने अपने जिस रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आइए उस पर एक नज़र डालें। तो यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसके बारे में हमने पहले भी जाना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन्होंने 1936 में ये जो किताब लिखी, इस पर उन्होंने रोजगार के कुछ सिद्धांतों के बारे में अपनी जो राय व्यक्त
की, उस पर हम एक बिंदुवार नज़र डालें तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है कि कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत था वो समष्टिगत सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि इन्होंने ये माना है कि एक जो उत्पादक है उसका तो प्रत्येक जो उत्पादक रहता है उसका एक प्रयास रहता है कि किस प्रकार वो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करे, किस प्रकार सेवाओं का उत्पादन करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी ओर आकर्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बेच सके। तो ये तो बात हुई व्यक्तिगत हित की, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का जो स्तर है अगर उसको समरूप करना है तो वहाँ पर व्यक्तिगत मांग उत्पन्न ना होकर समग्र मांग की उत्पत्ति जरूरी समझी जाती है। और शायद यही कारण है कि समग्र को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा हम देखते हैं कि समग्र की बात जो है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल एक उद्यमी या एक उद्योगपति जो होता है वो नहीं लेता, बल्कि सभी उद्योगपति मिलकर ये निर्णय लेते हैं, ऐसा इन्होंने माना है। और साथ ही साथ कीन्स ने समग्र मांग को ही इन्होंने ये कहा है कि जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर कितनी पूर्ति है उसके आधार पर मांग जो है वो उत्पन्न होती है, ऐसा इन्होंने माना है। साथ ही इस पर हम एक नज़र डालें तो देखते हैं कि इन्होंने जो भी अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहे हैं इसके आधार पर एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि कीन्स का जो पूरा का पूरा रोजगार सिद्धांत है वो न केवल समग्र मांग बल्कि समग्र पूर्ति पर भी आधारित है। अब बात करें अगर हम कीन्स के इस रोजगार सिद्धांत की तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रोजगार के स्तर में वृद्धि तभी संभव हो सकती है जबकि समग्र मांग में वृद्धि हो, और समग्र मांग में वृद्धि के साथ साथ ही समग्र पूर्ति में भी वृद्धि होती है। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अगर मांग ज़्यादा होगी, मांग बढ़ी हुई मात्रा में उत्पन्न होगी तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, और उत्पादन अगर ज़्यादा करना पड़ेगा तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब इसी को ये पूर्ति से भी कनेक्ट कर देते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होगी तो पूर्ति अपने आप बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर इन्होंने मांग और पूर्ति पर आधारित रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हालांकि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से या व्यष्टिगत रूप से किसी तत्व का अध्ययन न करके समग्र का अध्ययन करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें एक चीज़ अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर हमको इस पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना हो तो सबसे पहले हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है इसको समझ लें। तो आइए देखते हैं कि समग्र मांग क्या है। समग्र मांग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक उत्पादक जो होता है वो तभी तक किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की मांग होती रहे। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब अगर हम केवल समग्र मांग की बात करें तो यहाँ पर जो सभी उद्योगपति होते हैं वो आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जिससे मांग को का एक स्तर जो निर्धारित स्तर है उसको बनाया रखा जाए और उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो पूरी की पूरी बिक जाए, यानी कि मांग जो है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। समग्र मांग के बारे में हम ये भी कहते हैं कि इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये जो समग्र मांग है ये रोजगार के विभिन्न स्तरों पर कहीं ना कहीं उत्पादकता से संबंधित होता है। यानी कि अगर उत्पादकता बनी हुई है, उत्पादन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो तभी संभव है जबकि मांग पर्याप्त मात्रा में बनी हुई है, क्योंकि वस्तु की मांग होगी तो ही एक उत्पादक साधनों को विनियोजित करेगा और वस्तु का उत्पादन करेगा। अगर मांग नहीं होगी तो क्यों वो साधनों को विनियोजित करेगा, क्यों वो उत्पादन का कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं मांग और उत्पादकता को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। दूसरी एक बात हम देखें तो हम ये भी समझ पाते हैं यहाँ पर कि ये जो उत्पादन का स्तर है, उत्पादन की जो मात्रा है, ये कहीं ना कहीं रोजगार से संबंधित है। तो आय, मांग, उत्पादन और रोजगार सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो समग्र मांग की जो अवधारणा है ये रोजगार से सीधी सीधी संबंधित है।
अब इसी को अगर हम एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इस तरह का जब हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें ओ एक्स अक्ष पर हमने रोजगार का स्तर लिया हुआ है और ओ वाई अक्ष पर हमने जो प्रतिशत आय है वो ली हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो वक्र है वो नीचे से ऊपर उठता हुआ एक समग्र वक्र हमको दिखाई देता है। अब बात करें कि ये क्यों नीचे से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊंचे रोजगार के स्तर को ये प्रदर्शित करता है, यानी कि ये बताता है कि ऊंचे रोजगार स्तर पर वस्तु की मात्रा अधिक होगी। वस्तु की मात्रा से यहाँ हमारा अर्थ उत्पादन की मात्रा अधिक होगी और उत्पादन की मात्रा तभी अधिक होगी जबकि वस्तु की मांग बनी रहेगी। मांग अगर बनी रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का विक्रय उत्पादक कर पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का जब विक्रय करता है तो अधिकतम लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अगर हम समग्र मांग को और अच्छे से समझने के लिए इसके प्रकार को समझें तो यहाँ हम देखते हैं कि समग्र मांग के अंतर्गत 4 प्रकार शामिल किए जाते हैं। पहला प्रकार है इसका निजी उपभोग की मांग। हमने पहले के अध्यायों में देखा था कि एक देश में जो परिवार होता है वही उत्पादक होता है, वही उत्पादन के साधनों के अंतर्गत भी आता है और घूम फिरकर वही उपभोक्ता भी कहलाता है। यानी जिन वस्तुओं का वो उत्पादन करता है वो उसके पास आती है, वो उसका उपभोग करता है, वापस उपभोग करने से वो पैसा उत्पादक के पास चला जाता है और ये चक्र चलते रहता है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर ध्यान में रखें कि निजी उपभोग व्यय की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रत्येक परिवार का जो निजी व्यय होता है, चाहे वो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं पर व्यय करे, आरामदायक या विलासिता, तीनों ही आवश्यकताओं पर जो व्यय करता है वो निजी उपभोग व्यय के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। और ये जो निजी उपभोग व्यय है, यही जो राशि है ये किसी भी देश के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये निजी उपभोग मांग बन जाती है। उपभोग करता है कोई उपभोक्ता, यानी कि उपभोग के लिए वो मांग करता है। तो यहाँ पर हम उपभोग और मांग दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं। दूसरी एक बात ये हो सकती है कि निजी विनियोग के लिए वो मांग करता है। हमने पहले के अध्याय में भी देखा था कि एक व्यक्ति की जो आय होती है पूरा का पूरा वो अपने उपभोग पर खर्च नहीं करता, उसमें से कुछ हिस्सा वो बचा लेता है और बचा कर उसको और कहीं वो विनियोजित कर देता है, कहीं पूंजी निर्माण में वो लगा देता है। तो जो हिस्सा उसने बचाया या जो हिस्सा उसने विनियोजित किया वो भी कहीं ना कहीं उसकी आय का एक भाग ही था। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि निजी विनियोगकर्ता जो है उसके द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी की जाती है। अब उसने पैसा इकट्ठा किया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो विनियोग करेगा, कहीं ना कहीं वो पूंजीगत वस्तुओं की मांग करेगा। इस संबंध में कीन्स ने एक बात ये कही कि विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से लगाया जाता है, यानी उसने एक बड़ी धनराशि जो जमा की है वास्तव में उसको कहाँ पे खर्च करना है, किन वस्तुओं की मांग करनी है, कहाँ पे उसको उपभोग करना है, ये सब बात भी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर ये जो निजी जो व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं ये वास्तविक पूंजी की मांग करता है। जैसे कि वो सामान्य उपभोक्ता है, निजी व्यय अगर करता है, सामान्य नागरिक है तो वो अपने लिए कुछ आरामदायक वस्तुओं को खरीदेगा, अच्छे फर्नीचर खरीदेगा, मोटर वाहन खरीदेगा, इस तरह से वो पूंजीगत वस्तुओं की मांग करेगा। अगर वो उत्पादक के रूप में है, उत्पादक के रूप में अगर वो विनियोजित करता है तो वो महंगे उपकरण खरीदेगा, औजार खरीदेगा, बड़ी पूंजीगत मशीनें खरीदेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आय का एक हिस्सा पूंजीगत विनियोग के लिए भी रखेगा। तो जिस प्रकार हमने समग्र मांग के बारे में जाना कि समग्र मांग क्या है, किस प्रकार इसकी अवधारणाओं को व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही समग्र पूर्ति को भी जान लेना बहुत जरूरी है। समग्र पूर्ति की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि किसी भी उत्पादन कार्य में जो उत्पादक होता है उसकी हमेशा एक इच्छा रहती है, हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो कम से कम इतनी वस्तु का उत्पादन करे जिससे वो बाजार की मांग को पूरा कर सके। ये भी वो सोचता है कि जितना वो उत्पादन करे वो पूरा का पूरा बिक जाए।
क्योंकि ऐसा अगर होता है तो ही वो पूरे के पूरे जो उसका उत्पाद है उसको बेच पाएगा। श्रमिकों को जो उसको या फिर उत्पादन के साधनों को जो वो भुगतान करना है वो भुगतान कर पाएगा और उनको आगे के लिए भी वो अपने व्यवसाय में नियोजित रख पाएगा। दूसरी बात कि जिस लाभ के उद्देश्य से, क्योंकि वो साहसी है, उसको लाभ का हिस्सा मिलेगा तभी उसको वो आगे का कार्य कर पाएगा। तो ये भी उसकी धारणा रहती है कि उसको भी पर्याप्त मात्रा में लाभ मिल पाए। अब अगर हम बात करें कि इसका जो ग्राफ है, जैसे कि हमने समग्र मांग के बारे में देखा कि उसका जो वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम समग्र पूर्ति की बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर मांग के ग्राफ के अपोजिट वो उठता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर हमने रोजगार के स्तर को लिया हुआ है और ओ वाई अक्ष पर हमने जो प्रतिशत उत्पादन है उसको लिया हुआ है। यहाँ पर एक वक्र जो हम देख रहे हैं समग्र पूर्ति का वक्र, वो ए एस वक्र जिसको हमने नाम दिया हुआ है, इसको हम देख रहे हैं कि दाहिनी और ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वक्र है जो रोजगार में होने वाली वृद्धि को दर्शाता हुआ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। यानी कि रोजगार के स्तर को ये बढ़ा हुआ बताता है कि पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो रोजगार का जो स्तर है वो अपने आप ही वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस ग्राफ में अगर हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रोजगार स्तर में वृद्धि के साथ एडी और एएस दोनों वक्र जो है वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि रोजगार में अधिक ऊंचे स्तर पर एएस जो है वो तेजी से बढ़ता है एडी की अपेक्षा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिलती है कि रोजगार के एक स्तर पर वृद्धि के बाद ये जो ऐसी स्थिति आती है कि एएस वक्र जो है वो ओ वाई अक्ष के समानांतर हो जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें कि इसका एक सीधा सीधा अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो रोजगार का स्तर है वो इस ग्राफ के आधार पर ओ एन उत्पादन के समस्त साधनों का अधिकतम प्रयोग हो चुका है, इसको दर्शाता है। अब इसको अगर हम कीन्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो स्थिति है ये वो स्थिति है जो रोजगार के अधिकतम स्तर को दर्शाती है। तो यहाँ पर इसको हम रोजगार की उच्चतम सीमा भी कह सकते हैं। अब रोजगार के स्तर के निर्धारण की बात करें तो ये जो स्तर है एक ऐसे बिंदु पर प्राप्त होता है जहां पर समग्र मांग का जो वक्र है वो समग्र पूर्ति के वक्र को काटता है। यानी जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर ये संतुलन स्थापित होता है, ये संतुलन बिंदु मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं रोजगार के स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये स्थिति कैसे होती है। रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए बनाए गए इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि रेखा ओ एक्स अक्ष पर रोजगार के स्तर को प्रदर्शित किया गया है और रेखा ओ वाई पर प्रत्याशित आय या लागत को प्रदर्शित किया गया है। अब अगर हम रोजगार संतुलन का निर्धारण करें तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा तो ये उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर ये दो बिंदु यानी एडी वक्र और एएस वक्र मांग और पूर्ति दोनों के वक्र एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये स्थिति ए बिंदु पर आती है। इस बिंदु से पहले एडी जो है वो अधिक है एएस से, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये उत्पादन जो है ये रोजगार को बढ़ाता है और दूसरा इस बिंदु पर एएस अधिक है एडी से, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक जो है वो रोजगार को घटाते हैं। इस प्रकार ई बिंदु पर ही रोजगार के संतुलन का निर्धारण होगा क्योंकि इसी पर एडी और एएस बराबर है। इस पूरे चित्र में ई बिंदु पर समग्र पूर्ति यानी कि एएस बराबर है एडी के, समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर है और इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में ओएम श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक ओ एन है जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं। अब संतुलन बिंदु पर एम एन जो श्रमिक बचते हैं वो अब बेरोजगार हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रोजगार के संतुलन स्तर पर कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं, यानी कि ये कहना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है ये संभव नहीं है।
दूसरी बात यह है कि रोजगार के संतुलन पर अपूर्ण रोजगार की स्थिति उस समय तक रहती है जब तक कि एडी वक्र यानी कि समग्र मांग का वक्र जो है वो AD1 वक्र नहीं हो जाता। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ई बिंदु पर AD1 बराबर है और AS के, और सभी श्रमिक जो ON श्रमिक है उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार E1 बिंदु के आगे AS वक्र बेलोच है और OY अक्ष के समानांतर हो जाता है, और AD को और आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो रोजगार के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार का बिंदु है। यहाँ एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि कीन्स ने रोजगार स्तर में वृद्धि के संबंध में समग्र पूर्ति यानी AS को कोई महत्व नहीं दिया है। अब क्योंकि दीर्घकालीन विचारधारा पर यह आधारित है और कीन्स का जो विश्लेषण है वो अल्पकालीन है। तो आपने देखा कि किस प्रकार समग्र मांग और समग्र पूर्ति के कटान बिंदु के आधार पर हम रोजगार के स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम देखें अब उपभोग मांग या उपभोग फलन। उपभोग मांग या उपभोग फलन की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध उपभोग प्रवृत्ति से होता है, यानी कि एक व्यक्ति के उपभोग करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो आदत होती है, वही उसकी उपभोग की मांग बन जाती है। इस संबंध में हम देखते हैं कि समाज की जो कुल उपभोग की मांग है वो उसकी उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ये उपभोग फलन जो होता है ये उसके कुल आय और कुल उपभोग के संबंध को दर्शाती है, क्योंकि सीधा सीधा सा संबंध है कि जितनी आय होगी उसके आधार पर ही उपभोग को निर्धारित किया जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि सीधा यह धनात्मक संबंध है। तो यहाँ पर जब हम उपभोग फलन की बात करते हैं तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है C = F × Y, यानी कि C कुल उपभोग, Y इनकम आय और F यानी फलनात्मक संबंध। अब कुल मिलाकर उपभोग की ये जो प्रवृत्ति है वो हमको ये बताती है कि किसी उपभोक्ता के, किसी व्यक्ति के आय में जो परिवर्तन होता है उसका उसकी उपभोग में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने देखा कि एक तो इसमें धनात्मक और सीधा सीधा संबंध होता है, और यही जो अवधारणा है इसे कीन्स ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा है। और बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए आइए आय और उपभोग व्यय के बीच के संबंध को एक तालिका के द्वारा जानें। उपभोग फलन अनुसूची में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तालिका से आय और उपभोग व्यय के बीच संबंधों को दर्शाया जा सकता है। तालिका के पहले कॉलम में आय दी गई है जो कि करोड़ रुपए में है, दूसरे कॉलम में उपभोग व्यय दिए गए हैं जो कि करोड़ रुपए में है, और तीसरे कॉलम में बचत दी गई है जो कि करोड़ रुपए में है। आय जो है जब 1000 है तो वहां पर उपभोग भी 1000 है, और इस कंडीशन में बचत जो है वो 0 हो जाती है। दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब आय 1025 है तो उपभोग 1020 है, और बचत जो है आय और व्यय के बीच का डिफरेंस वो 5 है। तीसरी स्थिति में हम देख रहे हैं कि आय जो है वो 1050 है, ऐसी कंडीशन में उपभोग जो है वो थोड़ा सा बढ़कर 1037.5 हो जाता है, और ऐसी दशा में बचत में भी थोड़ी सी वृद्धि होती है जो कि 12.5 हो जाती है। चौथी कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं कि आय जब 1075 हो जाती है तो उपभोग 1050 हो जाता है बढ़कर, और बचत में भी थोड़ी सी वृद्धि होती है यानी 25 हो जाती है बचत। पांचवी कंडीशन में जबकि आय 2000 है, उपभोग व्यय 1060 है, तो बचत जो है वो 40 करोड़ हो जाता है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर एक स्थिति को समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जा रही है उसी अनुपात में उपभोग में भी वृद्धि होती जा रही है, और उपभोग के साथ साथ क्योंकि आय बढ़ रही है इसलिए बचत में भी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कीन्स ने जो कहा है उनके अनुसार आय और उपभोग व्यय के बीच का जो उत्पन्न अंतर है वो ही वास्तव में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, क्योंकि इससे सामूहिक मांग जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो आय और उपभोग के बीच का जो अंतर है उसको कहीं ना कहीं विनियोग से पूरा किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार आय और उपभोग के व्यय का संबंध होता है। अब अगर हम बात करें कि कीन्स ने किस प्रकार से अपनी राय इस पर व्यक्त की है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कीन्स ने उपभोग की इस पूरी अवधारणा को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला जो भाग है वो कहलाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति,
दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तीसरा है औसत बचत प्रवृत्ति और चौथा है सीमांत बचत प्रवृत्ति। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में जानें। तो सबसे पहले हम देखते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्ति है इसके बारे में कहा जा सकता है कि एक निश्चित समय में किसी देश में जो उपभोक्ता है उनके उपभोग की क्या प्रवृत्ति है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुल आय और कुल व्यय, क्योंकि जितनी उसकी आय होगी उतनी ही वो व्यय करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो व्यय करेगा यानी कि उपभोग करेगा। तो आय और व्यय के बीच के संबंध को ये दर्शाता है और इसको जब हम एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कुल उपभोग व्यय बटे कुल आय। तो इस तरह से हम यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात कर लेते हैं। APC इक्वल टू C/Y के आधार पर हम इसको व्यक्त करते हैं। अब किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझें। औसत उपभोग प्रवृत्ति को एक उदाहरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में कुल आय 5000 करोड़ है और कुल उपभोग व्यय 4000 करोड़ रुपए का है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी APC इक्वल टू C/Y। यहाँ पर हम C यानी कि कुल उपभोग देख रहे हैं 4000 करोड़ है और Y यानी कि कुल आय 5000 करोड़ है। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो APC इक्वल टू 4000/5000 इक्वल टू 0.8 और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80% जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि समाज के लोगों की औसत उपभोग प्रवृत्ति 80% है, यानी लोग अपनी आय का 80% भाग अपने उपभोग पर व्यय कर देते हैं। तो आपने देखा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। अब दूसरा जिसे हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति है इसे हम कह सकते हैं कि सीमांत यानी कि उपभोग में सीमांत यानी कि एक उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होता है तो किस अनुपात में उसके उपभोग में परिवर्तन हो जाता है, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो अगर इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करें तो हम लिख सकते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग व्यय में परिवर्तन बटे कुल आय में परिवर्तन, या फिर MPC इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y। किस प्रकार से इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं, आइए एक उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए लोगों की आय 1000 करोड़ से बढ़कर 1020 करोड़ रुपए हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों का उपभोग व्यय भी 1080 करोड़ से बढ़कर 1090 करोड़ रुपए हो जाता है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी MPC इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेल्टा C उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाएगा। तो उपभोग हम देख रहे हैं कि 1080 करोड़ से बढ़कर 1090 करोड़ हो गया, यानी कि डिफरेंस जो है वो 10 करोड़ का है। और वैसे ही अगर हम आय का डिफरेंस देखें तो आय जो थी वो 1000 करोड़ से बढ़कर 1020 करोड़ हो गई। तो डेल्टा Y के लिए हम 1020 माइनस 1000 करते हैं तो 20 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर आता है। और जब हम फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं MPC इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y, तो ये हो जाता है MPC इक्वल टू 10/20 इक्वल टू 0.5। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोग सीमांत उपभोग की जो प्रवृत्ति है 0.5 है, या फिर अगर हम इसका परसेंटेज निकाले तो इंटू 100 करें तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों की सीमांत उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो कुल आय का 50% है। तो आपने देखा कि किस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम समझते हैं। अब तीसरी जो प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं बचत फलन अथवा बचत उपभोग प्रवृत्ति। कहीं ना कहीं आय, व्यय और बचत एक दूसरे से रिलेटेड है। कीन्स ने भी ये माना है कि बचत की जो प्रवृत्ति है ये पूरी की पूरी आय पर निर्भर करती है। अगर आय में वृद्धि होती है तो बचत में वृद्धि होगी और अगर आय में कमी होती है तो बचत में कमी होगी। दूसरा एक संबंध हम ये भी देख सकते हैं कि आय, व्यय और बचत के बारे में ये कहा जा सकता है कि आय और व्यय के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बचत कहेंगे। यानी कुल मिलाकर हम इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, बचत बराबर आय माइनस उपभोग।
अब यहाँ पर अगर बचत फलन को आय एवं बचत के बीच अगर एक संबंध दर्शाने के लिए अगर हम व्यक्त करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं S इक्वल टू F इंटू वाई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बचत जो है वो आय पर निर्भर करती है। इसका सीधा सीधा संबंध आय से होता है। आय अगर बढ़ती है तो बचत भी बढ़ जाती है और आय अगर घटती है तो बचत भी घट जाती है। अगला जो बिंदु है वो कहता है औसत बचत प्रवृत्ति, यानी कि बचत की जो प्रवृत्ति है अगर उसको औसत उसका हम निकालें तो इस संबंध में हम कह सकते हैं औसत बचत प्रवृत्ति एक निश्चित अवधि में कुल बचत और कुल आय का जो अनुपात है उसको दर्शाता है। यानी कि हम उसको इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं औसत बचत प्रवृत्ति बराबर कुल बचत बटे कुल आय, या फिर हम कह सकते हैं APS इक्वल टू S अपॉन वाई। एक उदाहरण से आइए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति को जब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए कुल आय 5,000 करोड़ रुपए है तथा कुल बचत 1,000 करोड़ रुपए है, अतः औसत बचत की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमको औसत बचत की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है APS इक्वल टू S अपॉन वाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और प्रश्न में स्पष्ट रूप से S यानी कि कुल जो बचत है सेविंग है वो दी गई है और अपॉन वाई यानी कि कुल आय 5,000 करोड़ दिया गया है। तो APS इक्वल टू 1,000 अपॉन 5,000 अगर हम करते हैं तो हमको 0.2 या फिर इंटू 100 करते हैं तो 20% हमको यहाँ पर ज्ञात होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग अपनी आय का 20% भाग औसतन बचत कर लेते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम औसत बचत प्रवृत्ति को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला जो बिंदु है जिसे हम कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत यानी कि आय में जो परिवर्तन होता है उससे बचत में क्या परिवर्तन होता है, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें, इसका अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो वो कहलाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति। कुल मिलाकर जब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम कह सकते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। जैसे कि पिछले उदाहरणों में भी हमने देखा कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है बचत में वृद्धि और आय में कमी से बचत में भी कमी होती है, तो बिल्कुल उसी अवधारणा पर ये बिंदु भी आधारित है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। सीमांत बचत प्रवृत्ति को जब एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे तो एक प्रश्न होगा, जब देश की आय 1,020 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,060 करोड़ रुपए हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप बचत 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो जाती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? यहाँ पर क्योंकि हमको सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, MPS कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, यानी कि सेविंग में जो डिफरेंस आता है उसका अनुपात हम आय में जो डिफरेंस है उससे निकालेंगे। तो सेविंग यानी कि बचत में जो डिफरेंस है वो है 100 माइनस 120, तो ये 20 करोड़ हो जाएगा और आय में जो डिफरेंस है वो है 1020 माइनस 1060 यानी कि 40 करोड़। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो MPS इक्वल टू 0.25 और अगर परसेंटेज में हम इसको चेंज करें तो 0.25 इंटू 100 यानी कि 25% ये कैलकुलेट होता है। यानी ये दर्शाता है कि आय में 100 रुपए की अगर वृद्धि हो जाती है तो बचत में 25% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करें कि विनियोग मांग और विनियोग फलन क्या है। तो विनियोग के संबंध में जैसा कि हमने अभी तक के अध्यायों में और अन्य कई विषयों में अभी देखा कि विनियोग के अंतर्गत हम अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा जो खर्च से बचा लेते हैं और फिर उसको किसी पूंजीगत साधन को खरीदने में या अपनी आय को बढ़ाने में फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो सीधे सरल शब्दों में ये विनियोग है। बात अगर हम यहाँ पर विनियोग मांग और फलन के संबंध में करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी संपत्ति में या अगर हम उत्पादक की बात करें तो वो किसी मशीन में, कंपनी, कारखाने में, भूमि में जब वो इस तरह का विनियोजन करता है, वो पैसे अपने बचा के उसमें व्यय करता है ताकि वो अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सके, तो कहीं ना कहीं ये एक विनियोग मांग को दर्शाती है। और एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जो रोजगार समृद्धि को भी जन्म देती है।
एक उत्पादक जब अपनी पूंजी को किसी उत्पादन कार्य में लगाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। अब जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करता है तो ऐसे कंडीशन में उसको श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसका एक सीधा संबंध रोजगार समृद्धि से देखकर भी हम जोड़ते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम कीन्स के नज़रिए से देखें तो कीन्स ने जो माना है उनके अनुसार विनियोग की जो कुल मात्रा है वो वास्तव में दो तत्वों पर निर्भर करती है। एक तो पूंजी की सीमांत कुशलता और दूसरी ब्याज की दर। बात अगर हम करें पूंजी की सीमांत कुशलता की तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हम अपनी पूंजी को विनियोजित करते हैं कहीं पर और हम 100 रुपये का हमने कहीं विनियोजन किया और बदले में कुछ समय के पश्चात हमको 110 रुपये मिलकर वो पूंजी वापस हमारे पास आती है, तो हम ये कहेंगे कि पूंजी की जो सीमांत कुशलता थी वो 10 रुपये के बराबर थी। यानी 100 रुपये की जो सीमांत कुशलता थी वो 10 रुपये उसमें अतिरिक्त जुड़कर मिलेगा, वो उसको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा और कुल मिलाकर वो जो पूंजी है वो एक निर्धारित समय के बाद हमको 110 रुपये एक उदाहरण स्वरूप हम मान सकते हैं कि मिलेगा। तो ये जो अतिरिक्त लाभ इसमें प्राप्त होता है उसे हम पूंजी की सीमांत कुशलता के रूप में देखते हैं। और तो ये जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है कहीं धन विनियोजित करने पर उसे हम पूंजी की सीमांत कुशलता के रूप में देखते हैं। और अगर हम ये जानें कि ये जो पूंजी की सीमांत कुशलता है ये किन दो तत्वों पर निर्भर करती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो पूंजी परिसंपत्ति की लागत या पूर्ति की कीमत पर निर्भर करती है। यानी कि जिस संपत्ति को खरीदने में हम धन व्यय करने जा रहे हैं, धन व्यय कर रहे हैं, उसकी लागत क्या है और दूसरी बात कि उसकी पूर्ति कितनी है। एक अन्य तत्व यहाँ पर यह आता है कि उस पूंजी परिसंपत्ति को से पूरे जीवन काल में हमको क्या लाभ प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एक उत्पादनकर्ता या उद्योगपति एक 20 लाख का एक दुकान खरीद लेता है वो 20 लाख की, लेकिन उसने ये तो पता लगा लिया कि पूंजी परिसंपत्ति पर व्यय कितना होगा, लागत कितनी होगी 20 लाख रुपए की, लेकिन अब उससे कितने समय तक कितना लाभ उसको प्राप्त होता रहेगा, इसके कैलकुलेशन की बात आती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जहां पर पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर दोनों का हम अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब पूंजी परिसंपत्ति यानी कि मशीन की लागत हमें मालूम चल गई लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि उससे प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा, तो ऐसी दशा पर फिर हम यहाँ पर पूंजी की जो सीमांत कुशलता है फिर उसकी गणना करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर ब्याज के दर की, तो यहाँ पर कीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि कीन्स क्या समझते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्या उनकी अवधारणाएं हैं। तो ब्याज के बारे में उन्होंने इसे माना है कि ब्याज जो है वो तरलता पसंदगी और परित्याग का पुरस्कार होता है। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को रोका, सीमित किया और धन को जमा किया और उस जमा धन को उन्होंने आपको ऋण के तौर पर दे दिया, तो वो बदले में कुछ ना कुछ तो आपसे उस परित्याग का पुरस्कार लेंगे। तो वो जो लेते हैं परित्याग के बदले वो ब्याज है, ऐसा कीन्स ने माना है। बात करें अगर हम ब्याज के रूप में जो विनियोजित धनराशि है उसके जो आय है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और कुल मिलाकर ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में जब बात आती है पूंजी की विनियोग की तो वहाँ सबसे पहले ब्याज की दर पर ही फोकस किया जाता है कि ब्याज की दर कितनी है। चाहे जनता हो या उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राशि को विनियोजित करने से पहले सबसे पहले वो ब्याज की दर पर ध्यान देता है कि किस दर पर उसको ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि कहाँ पर वो अपनी पूंजी को, अपने धन को वो विनियोजित करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्याज है वो लाभ के रूप में पूंजी पर प्राप्त हो सके। तो अपने आप में ब्याज की दर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पूंजी की सीमांत कुशलता जो है वो ब्याज की दर से अधिक होती है
तो इस कंडीशन में जो विनियोग की मात्रा है वो बढ़ती है। जाहिर सी बात है, लोग ज़्यादा लाभ पर ही अपनी पूंजी को विनियोजित करना चाहते हैं। दूसरी एक स्थिति हम देखते हैं कि विनियोग की ये जो स्थिति है ये तब तक बनी रहती है जबकि विनियोग की जो राशि होती है वो और ब्याज की जो दर होती है वो समान नहीं आ जाती। तब तक तो लोग विनियोग करना चाहते हैं, लेकिन जब ये घटने लगती है, यानी आपने लगाया 100 रुपये और आपको प्राप्त हुआ बदले में 90 रुपये, तो अब जब ये प्राप्ति जो है घटने लगती है तो यहाँ पर फिर विनियोग की जो स्थिति है फिर वो समाप्त हो जाती है। लोग विनियोग करना नहीं चाहते हैं और वो अपने धन को फिर अपने पास रोक कर रखना और अच्छे समय का यानी बाजार की एक अच्छी स्थिति के आने का फिर वो वेट करते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ से ही हमने देखा कि वास्तव में रोजगार संबंधी ये जो सिद्धांत है ये परंपरावादी सिद्धांत हैं। कीन्स ने इनमें कुछ फेरबदल करके अपनी अवधारणाओं को व्यक्त किया, अपने अलग सिद्धांत उन्हें बताए। कीन्स के सिद्धांतों को भी हमने जाना। अब आइए देखते हैं कि परंपरावादी सिद्धांत और कीन्स के सिद्धांतों में अंतर क्या है। परंपरावादी सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांत में अंतर। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार का स्तर रहता है, जबकि कीन्स का सिद्धांत कहता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना असंभव है तथा अपूर्ण रोजगार की दशा विद्यमान रहती है। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की दशा स्वतः समायोजन द्वारा स्थापित हो जाती है, जबकि कीन्स के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। तीसरा, परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार रोजगार वृद्धि का श्रेष्ठ तरीका मजदूरी में कटौती है, जबकि कीन्स के सिद्धांत के अनुसार रोजगार में वृद्धि हेतु समग्र मांग में वृद्धि आवश्यक है। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति द्वारा होता है, जबकि कीन्स के सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर का निर्धारण समग्र मांग के द्वारा होता है। पांचवा, परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार बचतों में वृद्धि तथा संतुलित बजट की नीति का समर्थन किया गया है, जबकि कीन्स के सिद्धांत में विनियोग में वृद्धि के साथ साथ घाटे के बजट को भी अपनाया है। छठवां, परंपरावादी सिद्धांत में दीर्घकालीन साम्य पर विचार किया गया है, जबकि कीन्स के सिद्धांत में अल्पकालीन साम्य को महत्व दिया गया है। तो आपने देखा कि परंपरावादी सिद्धांत और कीन्स के सिद्धांत में पर्याप्त अंतर है। परंपरावादी सिद्धांतों की आलोचना करने के बाद कीन्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण बनाया विनियोग की मांग, विनियोग फलन और ब्याज की दर के संबंध में। लेकिन उनके बाद के अर्थशास्त्रियों ने कीन्स के इस सिद्धांत की भी काफ़ी आलोचनाएं की। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु थे जिनके आधार पर कीन्स के सिद्धांत की आलोचना की गई। सबसे पहली बात तो ये माना गया कि ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। वास्तव में कीन्स ने इसे सिर्फ पूंजी और ब्याज के आधार पर तौलकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक तो ये कहकर आलोचना की गई है कि कीन्स का ये जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये केवल विकसित देशों पर लागू होता है। जो अर्ध विकसित या अविकसित देश है वहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि विनियोजन का जो स्टेप है, विनियोजन का जो क्रम है, शायद वहाँ तक लोग इन देशों के नहीं पहुँच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बात है इसके आधार पर आलोचना की जा सकती है। दूसरा एक यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। कहीं पर बंद अर्थव्यवस्था की बात की गई है तो कहीं पर पूर्ण रोजगार की बात की गई है, कहीं मांग और पूर्ति के समान स्तर की बात की गई है। तो ये जो तथ्य हैं, ये जो बातें हैं, कहीं ना कहीं अमान्य सी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित प्रतीत होती हैं। तीसरा एक बिंदु ये कहा जा सकता है कि प्रभावपूर्ण रोजगार, तीसरा एक बिंदु ये कहा जा सकता है कि प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में प्रत्यक्ष संबंध की जो बात कही गई है, यहाँ पर भी एक डाउटफुल एक स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या मांग अगर बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या जरूरी है
कि उत्पादक तुरंत के तुरंत पूर्ति करना चाहेगा, और क्या वो पूर्ति के जो उसके साधन हैं उनको इतना वो नियोजित करेगा कि सभी को, बहुत सारे लोगों को वो रोजगार प्रदान कर सके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाउटफुल लगती है। अगला अगर हम बिंदु देखें तो हम ये देखते हैं कि उपभोग में परिवर्तन का विनियोग में परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि पूरे इनका जो पूरा मैटर है उस पर उपभोग और विनियोग दोनों पर बात की गई है, लेकिन परिवर्तनों का प्रभाव क्या हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। वास्तव में अगर सरल शब्दों में हम कहें तो उपभोग और विनियोग का सीधा सीधा संबंध होता है। जब उपभोक्ता उपभोग ज़्यादा करता है तो विनियोग फिर कम हो जाता है। अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा वो उपभोग कर देता है तो विनियोग के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। दूसरी एक दशा होती है जबकि वो अपने उपभोग को कम करता है, तो ये ऐसी दशा होती है जबकि विनियोग के लिए पर्याप्त धन उसके पास बच पाता है। तो क्या हो सकता है, दोनों में संबंध किस तरह के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं की गई है। अगला एक बिंदु यहाँ पर हम देखते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का संपूर्ण हल इन्होंने नहीं बताया है। वास्तव में सिर्फ ये कह देना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है या अगर पूर्ति के प्रयास किए गए तो पूर्ण रोजगार की स्थिति बन सकती है, केवल ये मान लेना और इसके आधार पर कह देना कि यही बेरोजगारी की समस्या का हल है, ये भी गलत है। एक पक्षीय सिद्धांत है, ये भी कहा जा सकता है क्योंकि समग्र पूर्ति पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है और ये माना है कि अगर उत्पादन के साधनों को नियोजित करके पूर्ति करवाई जाती है या फिर पूर्ति के लिए साधनों को नियोजित किया जाता है तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन कब ये पूर्ति उत्पन्न होगी, मांग से इसका कैसा संबंध होगा, इस विषय पर कुछ भी बात नहीं कही गई है। वैसे ही एक बात यहाँ पर ये देखी जा सकती है कि उपभोग प्रवृत्ति की जो धारणा है ये भी कहीं ना कहीं गलत है। ये मान लेना कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ जाएगा और आय घटने पर उपभोग घट जाएगा, काफ़ी हद तक तो सही है, लेकिन सर्वमान्य या 100% अगर हम कहें कि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आय बढ़े तो लोग उपभोग को वैसा ही रखें, स्थिर ही रखें और विनियोग की मात्रा को बढ़ा लें। तो 100% ये कह पाना कि आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ना या आय के घटने पर उपभोग घटना, ये सही नहीं लगता है। वैसे ही एक बात ये देखी जाती है कि अल्पकालीन सिद्धांत है, एक छोटे कम समय में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये फॉलो करेगा, लेकिन जब दीर्घकाल की हम बात करते हैं तो दीर्घकाल में मांग और पूर्ति जो ये है, जो लोचदार चीज़ें हैं, ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो हमेशा ये सिद्धांत काम करेगा ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में या फिर बहुत लंबे समय के बाद हो सकता है इन सिद्धांतों को अप्लाई न किया जा सके। अब हम कीन्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानेंगे जिसे कीन्स ने ही नाम दिया है गुणक सिद्धांत। मल्टीप्लाई प्रिंसिपल इनका है, जिसके आधार पर इन्होंने माना है कि गुणक विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि तथा आय की कुल अंतिम वृद्धि के बीच अनुपातिक संबंधों को बताता है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इनका मानना है कि जब देश में अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस समय उस देश की आय केवल विनियोग की मात्रा के बराबर नहीं बढ़ती है, बल्कि उससे कई गुना बढ़ती है, कई गुना उसमें परिवर्तन, कई गुना उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बात आती है कि कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इन्होंने गुणक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब एक बात ये भी है कि विनियोग की मात्रा में जितने गुना वृद्धि होती है, कीन्स ने गुणक के रूप में उसको सूत्र के आधार पर उसके कैलकुलेशन की बात कही है। तो सूत्र इन्होंने दिया है गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे विनियोग में परिवर्तन, या फिर हम इसको कह सकते हैं K = डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। यहाँ पर किस तरह से कीन्स के इस सूत्र के आधार पर हम ये आय और उपभोग के गुणक को ज्ञात कर पाते हैं, आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। गुणक का सिद्धांत ये कहता है कि गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे विनियोग में परिवर्तन, जिसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं K = डेल्टा Y अपॉन I। इसे एक उदाहरण से समझे तो हम देखते हैं, यदि विनियोग में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने से आय में 5000 करोड़ की वृद्धि हो जाती है तो गुणक होगा
तो यहाँ हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 5000 अपॉन 1000 इक्वल टू 5, यानी कि गुणक का मान यहाँ पर 5 होगा। दूसरा, यदि कि हम गुणक का मूल्य अगर दिया हुआ हो और विनियोग में वृद्धि किए जाने से आय में कितनी वृद्धि होगी यह ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे आय में परिवर्तन बराबर गुणक का मूल्य गुणित विनियोग में परिवर्तन। यानी कि यहाँ हम यूज कर सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा k इंटू आई। गुणक का क्योंकि संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC या सीमांत बचत प्रवृत्ति से होता है, तो कीन्स ने इसके लिए जो सूत्र दिया है वो इस प्रकार है, गुणक का मूल्य बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, या इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। गुणक का मूल्य बराबर 1 सीमांत बचत प्रवृत्ति या k इक्वल टू 1/MPC। तो आपने देखा कि किस प्रकार कीन्स ने गुणक आधारित उपभोग और विनियोग से संबंधित अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जब हम बात कर रहे हैं कि मांग और पूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो यहाँ हम एक छोटा सा टॉपिक ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो बात करें अगर हम पूर्ण रोजगार की, तो एक ऐसी स्थिति जब जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको उनके अनुकूल रोजगार प्राप्त हो पाता है, तो ये जो स्थिति होती है इसे हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। आइए एक परिभाषा के आधार पर इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। स्पेंसर के शब्दों में पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक या संरचनात्मक बेरोजगार हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार पूर्ण रोजगार के संबंध में अपना मत विद्वानों के द्वारा दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण रोजगार, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पूरे के पूरे लोगों को रोजगार मिल पाना, तो ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है, और या फिर इसके अर्थ को ये नहीं बताता है, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी होती है जब लोगों को कई अलग अलग तरह की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में हमने अर्थशास्त्र के कुछ अध्यायों में पहले भी पढ़ा है, जहां हमने देखा कि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जब प्राकृतिक बेरोजगारी या सामयिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखने से तो लगता है कि लोगों के पास रोजगार है, लेकिन एक थोड़े से समय के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी बात करें हम अनैच्छिक बेरोजगारी की, तो ये एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जब लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। आइए एक परिभाषा से अनैच्छिक रोजगारी को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। हैंसन के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य है तथा काम करने को तैयार है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। तो आपने देखा कि किस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है कि लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसके अनुकूल उनको काम मिल नहीं पा रहा है। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार समग्र मांग और समग्र पूर्ति जो है वो कहीं न कहीं उपभोग को भी प्रभावित करती है, विनियोग को भी प्रभावित करती है, और इनका सीधा सीधा संबंध रोजगार से होता है। हमने परंपरावादी सिद्धांतों को भी देखा, कीन्स के सिद्धांतों को भी देखा, दोनों में अंतर देखा, आलोचनाएं देखी, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसका एक विश्लेषण तैयार किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बाजार के एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कहीं ना कहीं वस्तु की कीमत को निर्धारित करते हैं, और पूरे बाजार में, पूरे अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में यही ऐसे तत्व बनते हैं जो किसी वस्तु के उपभोग या एक उपभोक्ता द्वारा किए जा रहे विनियोग पर सीधा सीधा असर डालते हैं।